This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 25 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान पूर्व टीका शंखं चक्रं प्रललितान् तततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्या शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाज्ञेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते तात्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् परेच्छत्मुनि तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ॐ शान्ति 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 उच्यते यथा श्रमादयः इतररोगव्यतिरिक्तं भाविज्वरमात्रं बोधयन्ति न तु वातजत्वात् विशेषम् इत्यतः तेषाम् अव्यक्तत्वं तथा पित्तादिज्वरव्यतिरिक्तं भविष्यद्वातज्वरमात्रं बोधयन्ति जिह्वादयः न तु वातस्य रुक्षशीतधातुक्षयावरणादिगन्धत्वरूपविशेषं बोधयन्ति इत्यतः अव्यक्तवातज्वरबोधकत्वात् अव्यक्तमेव जिह्वादीनाम् अव्यक्तत्वमेव जिह्वादीनाम् इति त्रिजटवाक्यचन माधवकर कार्तिक कुंडादयो व्याचक्षते। तो अभी सवाल ये है कि तदेव लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधीनां तद यथायथम सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप में ये अंतर है कि सामान्य पूर्व रूप में केवल कौन सा व्याधि निर्माण होने वाला है इसके बारे में पता चलता है, उसका दोष विशेष नहीं ज्ञात होता। और जुर्भत्यर्थम से मेरणात् पित्ता नयन वाहा वगैरह ये विशिष्ट पूर्व रूप है जिससे वातज्वर निर्माण होने वाला है, पित्त ज्वर निर्माण होने वाला है, इसके बारे में पता चलता है। फिर भी वो अव्यक्त ही होता है, वही जब व्यक्त हो जाएगा तो उसको लक्षण कहेंगे, जब तक वो व्यक्त नहीं हुआ उसको अव्यक्त इस प्रकार से ही कहेंगे। और फिर यद्यपि वातज्वर निर्माण होने वाला है ये पता लगता है तो भी रुक्ष शीत वगैरह किन कारणों से वातज्वर निर्माण होने वाला है ये इसमें पता नहीं चलता, ये कहने का प्रयास लोगों का है। वास्तव में इस प्रकार उसका जो कारण है वो केवल रूप पूर्व रूप या रूप से पता चलेगा या नहीं चलेगा ये एक अलग चीज रहेगी, और कारणों को हमें दूसरी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। पूर्व रूप या रूप समझ जाने पर भी कारण क्या है अलगता से ही हमें समझने पड़ेंगे।
तो विशिष्ट पूर्व रूप है तो विशिष्ट दोष जनित व्याधि निर्माण हो रहा है इतना पता चलेगा, लेकिन उसके रूप शीतादि हेतु का पता नहीं चलेगा। वैसे भी वो नहीं लगने वाला, लेकिन इतने सारे लोग अव्यक्त वाचस्वर बोधकत्वात् अव्यक्तमेव जृम्भादीना अव्यक्तत्वम एव जृम्भादीना, ये जो जृम्भा वगैरह है वो अव्यक्त ही है और वही व्यक्त होने पर उसको रूप कहेंगे, ऐसा कहने का मतलब वहां पे मिला से अन्यताहु प्रभुत अव्यक्त पूर्वरूप सहचरितस्य व्यक्तस्यापि जृम्भादेः पूर्वरूप व्यपदेशः यथा माशराशिः चत्रिणो गच्छन्ति इत्येवम्। दूसरे भी लोगों का कहना है कि बहुत सारे ज्यादा अव्यक्त पूर्व रूप है, उसके साथ में थोड़ा व्यक्त भी है, ब्रह्मकर्थम समीरणात् ये उससे थोड़ा सा अव्यक्त इस प्रकार से है। लेकिन बाकी बहुत सारे अव्यक्त इस प्रकार के पूर्व रूप है, तो उसको भी पूर्व रूप ही कहेंगे। इसमें समय का भेद है, जब तक ये अव्यक्त है तब तक उसको पूर्व रूप कहेंगे, जब व्यक्त हो जाएंगे तो रूप कहेंगे, ऐसा है। तो बाकी सारे पूर्व रूप ज्यादातर अव्यक्त इस प्रकार के हैं। कुछ पूर्व रूप थोड़े उभर आए हैं तो भी उनको पूर्व रूप ही कहेंगे, उनको ये व्यक्त हो गए हैं इसलिए उनको रूप कहेंगे, ऐसा नहीं। कुछ रूप है कुछ पूर्व रूप है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके लिए उदाहरण देते हैं माश राशि क्षत्रिणो गच्छन्ति इत्येवम्। माश राशि ऐसा बोलेंगे तो 100% सभी माश ही होंगे, ऐसा नहीं। कुछ दूसरा भी धान्य उसमें हो सकता है, लेकिन ग्रॉसली हम उसे क्या कहेंगे, माशा राशि है, इस प्रकार से। क्षत्रिणो गच्छन्ति, छत्रीधारी लोग जा रहे हैं, तो संभवतः कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने छतरी नहीं पकड़ी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अगर छत्रीधारी है तो छत्रिणो गच्छन्ति इसका प्रकार का प्रयोग व्यपदेशस्तु भूयसा इस न्याय से हो जाएगा। तो बहुत सारे अव्यक्त पूर्व रूप है, तो उसके साथ में थोड़े व्यक्त भी है, तो उसको भी पूर्व रूप ही कहना है। वो व्यक्त है इसलिए रूप है, ऐसा नहीं कहना। न च व्यक्तत्वेन रूपात् अभेदः नियमेन पूर्वरूप रूपयोः भावी वर्तमान व्याधि बोधकत्वात्। वो व्यक्त है इसलिए वो रूप से भिन्न नहीं है, रूप से अभेद उनका है, ऐसा मत कहो। नियमेन पूर्व रूप रूपयोः भावी वर्तमान, सो पूर्व रूप जो है वो भावी व्याधि का ज्ञान करके देता है, रूप जो है वर्तमान व्याधि का ज्ञान करके देता है। तो इसमें ये निश्चित है कि अगर पूर्व रूप है तो भविष्य व्याधि है, और रूप है तो वर्तमान व्याधि इस प्रकार का है, उसका वो ज्ञान करके देता है। तत्र विशिष्टं प्राग्रूपं रूपावस्थायाम् अनुवर्तत एव तस्यैव अभिव्यक्तस्य रूपत्वात् न तु दोषदुष्ट समूर्छनावस्था जनित रोमहर्ष बालप्रत्यक्षार्थं नियमेन अनुवर्तते। यदि अनुवर्तेत तदा सर्वजराणाम् असाध्यत्वं प्रसिद्धेत। उसमें जो विशिष्ट प्रागरूप है, विशिष्ट पूर्व रूप है, वो रूपावस्था में निश्चित रूप से अनुवर्तन उसका होता रहता है, तो निश्चित रूप से वो रूपावस्था में चला जाता है। तस्यैव अभिव्यक्तस्य रूपत्वात्, क्योंकि वही जब व्यक्त हो जाता है तो उसको रूप कहते हैं। अब जहां विशिष्ट पूर्व रूपों के बारे में लिखा नहीं है, वहां संभवतः जितने भी पूर्व रूप है वो सभी उसमें आ सकते हैं, या उसमें से कुछ निवृत्त हो जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ रूप में परिवर्तन इस प्रकार के हो जाते हैं। ये उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया है कि अगर सभी परिवर्तित हो जाता है तो असाध्य समझ लेना चाहिए। लेकिन सामान्य पूर्व रूप जनरली निवृत्त हो जाएंगे, और विशिष्ट पूर्व रूप ही आगे बढ़कर रूप में परिवर्तित इस प्रकार के हो जाएंगे। न तो दोषदुष्ट समूर्छनावस्था जनितं रोमहर्ष बालप्रद्वेषादिकं नियमेन अनुवर्तते। तो दोष दुष्ट समूर्छनावस्था से उत्पन्न होने वाला
एक नीट बंद कर रहे थे। जो पूर्व रूप है बारो महर्ष बाल प्रद्वेश वो निश्चित रूप से आगे परिवर्तित होगा ऐसा नहीं है। तो यदि अनुवर्तेत तथा सर्वज्वराणाम असाध्यत्वं प्रसज्येत, अगर सभी का सभी पूर्व रूप रूपावस्था में चला जाएगा तो सभी ज्वरों का असाध्यत्व इस प्रकार का हो जाएगा। एतदभिप्रायेण सर्वाणि पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तानि अतिमात्रया यं विशन्ति विशत्येन मृत्युज्वर पुरस्सरः। सभी पूर्व रूप ज्वरोक्त जो है अतिमात्रया बहुत बड़ी मात्रा में, यं विशन्ति विशन्त्येन विशत्येन जिस शरीर में घुसती है उस शरीर में, उस पुरुष में मृत्यु ज्वर पुरस्सरः विशति। ज्वर पुरस्सर ज्वर को जब जिसके आगे है इस प्रकार का मृत्यु भी घुसता है तो फिर उसकी मौत डेफिनेटली हो जाती है, इंद्रिय स्थान का है। इति वच्चरक वचन विद्याहो तदेवं द्विविधे पूर्व रूपे व्यवस्थिते सामान्य पूर्व रूपमाह प्राकृतम इत्यादि। तो इस प्रकार से वैसे सूत्र में तो लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनां तद् यथायथम इतना ही कहा है। इसमें सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप वगैरह वगैरह इसके बारे में कुछ जिक्र ग्रंथ में नहीं है, मूल ग्रंथ में नहीं। फिर भी वो सब चर्चा माधव कोश मधुकोश टीकाकार ने माधव करने करी है और ग्रंथों से संदर्भ देखकर सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप इस प्रकार के होते हैं और वो पूर्व रूप ही होते हैं, वो रूप नहीं कहा जाता। विशिष्ट पूर्व रूप को रूप नहीं कहा जाता क्योंकि वो भावी व्याधि का ही ज्ञान करने वाले हैं और रूप जो है वर्तमान व्याधि का ज्ञान करवाता है। तो इसमें अंतर ही है, ये स्पष्ट किया उसने। तो तदेव विविधे पूर्व रूपे व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का पूर्व रूप एक बार स्थित हो गया। सामान्य पूर्व रूप माह प्रागरूप। अब ये उसने एक पार्श्वभूमि तैयार की है कि आप पहले से सजग रहे कि ग्रंथों में वर्णन नहीं है, फिर भी ये दो प्रकार के पूर्व रूप है, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। अब मूल सूत्र पढ़ो, प्रागरूपम इत्यादि। येन श्रमादिना उत्पित्सु सामग्री साकल्याद उत्पादेषु आमयः रोगः दोष विशेषेण वातादिजन्य असाधारण व्यपत्वादिना अनधिष्ठितः असंबद्धः लक्ष्यते ज्ञायते तत् प्रागरूपम। ये एक टीकाकार की पद्धति है, हर शब्द को लेकर उसका अर्थ इस प्रकार से बताना है कि ये कैसा है, क्या है वगैरह वगैरह। उसके लिए कोई पर्याय इस प्रकार का देना है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। तो हर शब्द के लिए ये बताते हैं ये न श्रमादिना, ये न लक्ष्यते, तो ये न श्रमादिना उत्पित्सु सामग्री साकल्याद उत्पादेषु। उत्पित्सु का अर्थ मतलब क्या है, तो सामग्री साकल्याद उत्पादेषु, सभी सामग्री इकट्ठा हुई है इसलिए जो निर्माण होने की इच्छा कर रहा है। आमयः रोगः दोष विशेषेण वातादिजन्य असाधारण व्यर्थत्वादिना। तो दोष विशेष से अनधिष्ठित, तो दोष विशेष यानी क्या कि वातादिजन्य असाधारण, जो सभी में कॉमन है, वेपत्व वगैरह लक्षण केवल वातादि ज्वर में रहेंगे, पित्त ज्वर कफज ज्वर इसमें नहीं रहेंगे। तो अनधिष्ठितः असंबद्धः लक्ष्यते ज्ञायते तत्प्रागुक्तम्। वस्तुतः ये न का मतलब इसने जो श्रमादिना ये किया है ये सही नहीं लगता। ये न का मतलब पूर्व रूप है, प्रागुर्भम नाम तत् ये न उत्पित्सु आमयः लक्ष्यते, इस प्रकार दोष विशेषेण अनधिष्ठितः उत्पित्सु आमयः लक्ष्यते। तो श्रमादिना का कोई संबंध यहाँ नहीं है,
लेकिन माधव कोश टीकाकार ने ये किया है, मधु कोश टीकाकार ने ये किया है, थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। नहीं तो श्रमादीना यानी ये हेतु नहीं लेंगे, श्रमोरति विवरणत्व वगैरह वगैरह जो है उसको वो पूर्व रूप का है, ये सही है, यही उसी उद्देश्य से उन्होंने लिखा होगा। तत् प्रागरूपम विशिष्ट प्रागरूपम आह लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधीनां तद् यथा। इसी में से प्रश्लेष निकाल के अव्यक्त अल्पत्वात् व्याधेः तत् अव्यक्तम यथायथम लिंगम। अल्पत्व होने के कारण ये व्याधि का उस व्याधि का लक्षण इस प्रकार का है, यथायथम लिंगम अव्यक्तम लिंगम। प्रागरूपम ये विशिष्ट पूर्व रूप है, ऐसा उसका कहना है। वैसे पित्तम नयन और दाह जुम्भांग वगैरह ये जो है वो वात के लक्षण इस प्रकार के जो बताए गए हैं, इसको विशिष्ट पूर्व रूप कहने के लिए ये सब प्रपंच किया कि दो प्रकार के पूर्व रूप होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। तो शुरू में शायद सामान्य पूर्व रूप होंगे, इससे पता चलेगा कि ज्वर निर्माण होने वाला है, और फिर विशिष्ट पूर्व रूप निर्माण होगा और पता चलेगा कि वाता ज्वर निर्माण होगा। लेकिन ये निर्माण होने वाले रोग के बारे में ही बहस है, निर्मित रोग के बारे में बहस नहीं है। यह भी जब व्यक्त हो जाएगा तो उसको रोग इस प्रकार से कहेंगे, तो वर्तमान व्याधि का ज्ञान उससे होगा और उसको रूप कहा जाएगा, उसको पूर्व रूप नहीं कहा जाएगा इस प्रकार से। प्रागरूपम इत्यानेन पूर्वोक्तेन संबंधा लिंगम लक्षणम अव्यक्तम नाति अभिव्यक्तम। अव्यक्त यानी कि ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी अभिव्यक्ति तो है। अत्र हेतु अल्पत्वात् अणुत्वात् न तो आवरणादि योगात् अव्यक्तम इत्यर्थः। तो अल्प है इसीलिए वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं है, कुछ आवरण वगैरह इस प्रकार के दोष है जिसके जरिए मौजूद होने के बावजूद वो नहीं दिख रहा है, तो ये अल्प ही है और इसीलिए ये अव्यक्त इस प्रकार के है। न तो आवरणादि योगात् अव्यक्तम इत्यर्थः यथायथम यस्य व्याधेः दुरूपम तदेव अव्यक्तम। उस व्याधि का जो अव्यक्त है रूप, वही उसको पूर्व रूप कहेंगे। यथायथम यस्य व्याधेः यद रूपम, जिस व्याधि का जो रूप है वही अव्यक्त अगर है तो उसको पूर्व रूप कहेंगे। अन्य तो पूर्व रूप लक्षण माहो स्थान संशयन क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। ये तो सुश्रुत में से लिया है। हाँ। कि दूसरे लोग कुछ कहते हैं कि पूर्व रूप का लक्षण ये है, स्थान संशयन क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल लिंगम। स्थानसंशयणाः क्रुद्धाः दोषाः भाविव्याधिप्रबोधकं यत् लिंगं कुर्वन्ति तत्पूर्वरूपम् उच्यते। इस प्रकार का अन्वय हो जाएगा। तो स्थान संशय करने वाले क्रुद्ध दोष जो भावी व्याधि के बारे में, भावी व्याधि के ज्ञान कराने वाले जो लक्षण निर्माण करते हैं उसको पूर्व रूप इस प्रकार से कहते हैं। तो वास्तव में ये व्याख्या अच्छी है, इसने जो दोष निकाला है इस व्याख्या में वो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी, लेकिन इस व्याख्या में ज्यादा स्पष्टी भाव इस प्रकार का है, ज्यादा स्पष्ट संकल्पना इस प्रकार की। तो स्थान संशय करने वाले दोष, ये एक अहम चीज इसमें है कि जब तक दोष शरीर में घूम रहे हैं, कहीं इकट्ठा नहीं हुए हैं, कहीं उन्होंने आश्रय नहीं लिया है, तब तक वो विकार को निर्माण नहीं करेंगे, रोग को निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन ये क्रुद्ध दोष है, किसी एक जगह पे उन्होंने अपना टेका बना लिया है, और फिर जो भावी व्याधि इस प्रकार का निर्माण होने वाला है उसके बारे में जो जानकारी इस प्रकार से देते हैं, उसका प्रबोधन करते हैं, उसको पूर्व रूप इस प्रकार से कहते हैं।
इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो स्थान संश्रय है, दोषों का दोष वृद्ध है। और वो जो भविष्य व्याधि है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये दोष जनित लक्षण है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि ये दोष जनित लक्षण है। स्पष्ट रूप से यहाँ दोष जिन लोगों जिन लक्षणों को करते हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं, ऐसा लिखा है। तो हमारे हिसाब में दोषाधिकार और व्याध्यधिकार, इसकी सीमा रेखा यहाँ पे निश्चित हो जाती है कि स्थानों संश्रय तक दोषाधिकार चलता रहता है। वहां जो लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं वो दोषजनित लक्षण इस प्रकार से है। सामान्य लक्षण होंगे, विशिष्ट लक्षण होंगे दोषों के, लेकिन वो दोषजनित है। आगे यद्यपि पूर्वरूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति, तो व्याधि जन्म की प्रक्रिया पूर्व रूप के बाद होती है। और फिर जो लक्षण होते हैं व्यक्त रूप जिसको कहा जाता है वो व्याधि के लक्षण होते हैं। तो यहाँ व्याध्यधिकार शुरू हो गया। बीच में व्याधि का जन्म हुआ और फिर व्याध्यधिकार शुरू हुआ। तो अगर पूर्व रूपावस्था में रोग है तो दोष की चिकित्सा से काम चलेगा। लेकिन एक बार रूपावस्था आ गई, रोग व्यक्त हो गया, तो फिर व्याध्यधिकार शुरू होगा। और फिर व्याध्यधिकार के अनुसार चिकित्सा सूत्र जो अलग अलग हर व्याधि के लिए बताए गए हैं उनका भलीभांति जिक्र करना पड़ेगा। ये अगर चीज नहीं होती, केवल सत्कार्यवाद होता, आरंभवाद नहीं होता, हाँ, तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस बहुत सीधी हो जाती, बहुत सिंपल हो जाती। बाकी कुछ देखना ही नहीं है। दोष कौन सा दोष बढ़ा है, किन कारणों से बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है, लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह एक देखो। और फिर दोष प्रत्ययनी का चिकित्सा जो है वो करते रहो। दोषों प्रकरणीय अध्याय एक काफी है, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि पूर्व रूपावस्था से जब रूपावस्था में व्याधि चला जाता है तो बीच में व्याधि जन्म होता है और व्याधिकार शुरू होता है। तो हर व्याधि का एक अधिकरण अलग अलग इस प्रकार का है, उसका चिकित्सा सूत्र इस प्रकार का अलग है। और उस सूत्र के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी है। तो जो ग्रंथों में निर्दिष्ट इस प्रकार के रोग है उनके बारे में तो हमें ग्रंथों से जानकारी मिल पाती है कि इस व्याधि के लिए किस प्रकार से चिकित्सा करनी है। प्रतिमार्गन चारण भक्त विद्ये विद्यते वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जो नए व्याधि इस प्रकार से उभर आ रहे हैं उनके बारे में कैसे सोचे, ये गहन प्रश्न है। कैंसर हो, एड्स हो या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बहुत सारे रोग हैं कि जिनके बारे में स्पष्टतया निर्देश ग्रंथ में नहीं है। हाँ। और ये रोगी तो हमारे पास चिकित्सा के लिए आते हैं। तो फिर उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? हाँ। पूर्व रूप तक अवस्था कैसी होती है इन रोगों में, और फिर रोग निर्माण होना और विविध लक्षणों से रोग की अभिव्यक्ति होना। हाँ। अभी जिसमें लक्षण महसूस करे, रुग्ण महसूस करे या हमें दिखाई दिए दे, ऐसे लक्षण नहीं है, पैथोलॉजिकल लक्षण है, रेडियोलॉजिकल लक्षण है। तो उसमें हम किस प्रकार से मार्ग निकाले, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती है। नई संहिता लिखने में दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो खाने पीने की चीजें काफी बदल गई है और सभी तरीके की चीजें सभी विश्व भर में उपलब्ध हो गई है और प्रचलन में आ गई। बेकरी प्रोडक्ट्स कभी भी भारत के खान पान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब बेकरी प्रोडक्ट्स पूरे भारत भर में फैल गए हैं। अभी ये सोयाबीन, ऑलिव, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसके सब विदेशी है, टमाटर से लेकर ये सब विदेशी है। और उनके बारे में ग्रंथ में कुछ भी जिक्र नहीं है, उनके गुणकर्म क्या है वगैरह के बारे में।
और ये मूल द्रव्यों के है। फिर उसके ऊपर जो संयोग होंगे, संस्कार होंगे, उसके बारे में जिक्र करना और भी मुश्किल इस प्रकार का। और फिर अभी के परिस्थिति में ये किन रोगों का कारण है, किन रोगों की चिकित्सा है, इसके बारे में सोचना और भी मुश्किल इस प्रकार का। उसी तरीके से ये जो सब इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, थायराइड्स में कुछ प्रॉब्लम है वगैरह, इस तरह से हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वगैरह, ये तो हमारे शास्त्र में लक्षण है ही नहीं। ये आधुनिक शास्त्र का कहना है कि ये सब सिम्टम्स है इस प्रकार से। और सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें इनमें मिलना चाहिए कि आपने दवा दे दी, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आपने दवा दे दी, थायराइड कम हो गया वगैरह इस प्रकार से। तो जिसके बारे में ग्रंथ में कुछ भी बताया नहीं गया है, उनके बारे में हम कैसे सोचें? अभी हाल ही के जो मरीज है उनके बारे में हम आयुर्वेदिक निदान कर पाते हैं, ये निश्चित रूप से ज्वर है, पांडु है, कास है, इस प्रकार से सोच सकते हैं, तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इस प्रकार से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं और आधुनिक दृष्टि से कुछ विकार उसको नाम दे देते, हाइपरटेंशन है, ये है, वो है, इस प्रकार से, और वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवा दे देते हैं, उससे रिलीफ भी आता है। तो ये मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम कैसे ट्रीट करें, ये उनका निदान क्या करें, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है जो अभी जिन रोगों से पाला पड़ रहा है, जिनसे जिनके बारे में हमें चिकित्सा के बारे में, निदान के बारे में सोचना है, ऐसे रोगों की संख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, और ये कालानुरूप बदल होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया तो फिर हो गया, अभी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगले फिर से 50-100 वर्षों में जब जब परिवर्तन आता रहेगा, तब तक उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये आरंभवाद है कि दोष अलग है और व्याधि अलग है, और इसलिए पूर्वरूपावस्था तक दोषाधिकार है। एक बार व्याधि निर्माण हो गया तो फिर आगे व्याध्यधिकार है, और व्याध्यधिकार हमें स्पष्ट रूप से अगर पता चलता है कि ये व्याधि है तो उसके आधार पर हम कुछ करेंगे। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है कि ये व्याधि कैसे निर्माण होता है और उसको ट्रीट करने की प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि कैंसर की बात मैं करता हूँ तो रसायन चिकित्सा देनी है, ये एक अहम चीज उसमें सामने आती है। तो लेकिन रसायन में क्या करना है, शोधन का रोल है या नहीं है, कहाँ तक है, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है और काफी मुश्किल भी है समझने के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व रूप और रूप को देखना है, और खास करके नए विकारों के बारे में देखना है, नए पदार्थों के बारे में देखना है कि उनके गुणधर्म क्या होंगे। पटाटे वड़ा, पाव भाजी वगैरह से लेकर उन पूर्तान्न वर्गों के बारे में निर्देश कैसे करें कि उनके गुणकर्म क्या रहेंगे, उनसे व्याधि अगर निर्माण होते हैं तो किस प्रकार की व्याधि निर्माण होता है, उनसे कुछ व्याधि का उपशम भी होता होगा, दोषों का उपशम भी होता होगा, तो किस प्रकार के दोष का उपशम होगा, किन गुणों से होगा वगैरह वगैरह, ये सभी बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन उसको टाल नहीं सकते। ऐसा है कि मुश्किल है, कठिन है, नहीं करेंगे, कौन करेगा, इस प्रकार से सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल है तो भी हमारी ये जरूरत है, ऐसा समझकर उसके पीछे पड़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
हाँ, तो सांशोषेण कुर्ता भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्वरूपम तदुच्यते, ये जो व्याख्या उन्होंने हमारे सामने रखी वो दूसरी दृष्टि से कि सत्कार्यवाद कहाँ तक है और आरंभवाद कहाँ से आरंभ होता है, ये जानने के लिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है। तो कलेक्टर सर का कहना था कि पूर्व अवस्था तक दोषाधिकार है और एक बार व्याधि जन्म होने के बाद व्याध्यधिकार शुरू होता है, और व्याध्यधिकार शुरू होना यही एक अहम चीज है क्योंकि वो आरंभवाद है, अलग है वो दोषों से। और फिर वहां उस व्याधि की प्रकृति, उसका नेचर, तस्मात् विकार प्रकृति है अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम्। इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा किस प्रकार से करनी है उसके बारे में सोचना है। तत् न अतियुक्तम। अब ये दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। राजयक्ष्मणः पूर्वरूपस्य तृणकेश निपातादेः अदृष्टजन्यस्य अव्यापकत्वात्। उन्होंने एक उदाहरण ढूंढ निकाला कि राजयक्ष्मा में तृणकेश निपात, ये अन्न वगैरह में होता है और ये दिखता भी है वास्तव में। अगर हमारा निदान राजयक्ष्मा इस प्रकार का है और हम पूछेंगे कि घर में 5 व्यक्ति है, सिर्फ इसी के अन्न में केश वगैरह दिखाई देते हैं, और जब पूछा जाता है तो बताते हैं हाँ मेरे ही अन्न में आते हैं। अगर कॉमन रूप से किसी का केशशाद हो रहा हो तो सभी के अन्न में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। ये केवल उस व्यक्ति के आहार में ही इस प्रकार का पातः प्रायन्न पानयो हो तृणकेश निपात, ये जो है तो ये अदृष्टजन्य है, ये कहाँ दोषों से संबद्ध है। अभी स्थान संशयन क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति है लिंग है। अगर ये दोष जनित ही लिंग पूर्व रूप है इस प्रकार से कहेंगे, तो ये तृणकेशादि निपात ये दोषों से संबद्ध इस प्रकार का नहीं है। उस आदमी में जो दोष है उसके जरिए जो व्यक्ति खाना परोसने वाली है उसका केशशात होकर वो सिर्फ उसी के अन्न में आएगा, ये तो संभव नहीं है। दोषों से इस प्रकार से जोड़ना उसको ये काफी बादरायण संबंध इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये अदृष्टजन्य इस प्रकार का है जिसके बारे में दिखाई नहीं देता कि कारण क्या है, या फिर दैव इस प्रकार का है अव्यापक पद। तो ये लक्षण वहां पे अव्यापक हो जाता है, ये लक्षण फिट नहीं होता वहां क्योंकि वो दोषजनित नहीं है। यदाह चरका यक्ष्मणां गुणकेशा यक्ष्मणां गुणकेशानां तृणानां पतनानि च प्रायोन्नपाने केशानां नखानां चापि वर्तन्ते। तो यक्ष्मी में गुण केश तृण इनका पतन प्रायः अन्नपानी इस प्रकार का होता रहता है, और केशानाम नखानां च अभिवर्धनम, केश नख ज्यादा बढ़ते, नाखून ज्यादा बढ़ते। ये गुण का क्या अर्थ है एक बार देखना पड़ेगा, शब्दकोश में निर्वण्डकोश में देखते न च तदपि दोषजम। अब ये कहेंगे हाँ ठीक है, दोष का वो भी दोष का ही लक्षण है। दोषाणां तृणादि भी असंबद्धा, दोषों का और तृण वगैरह का कोई संबंध नहीं है। मेरे शरीर में दोष बढ़े हैं इसलिए वो तृण आकर अन्न में जाकर मिल जाए, या फिर केश जो है वो पतन होकर अन्न में मिल जाए, ये मेरे दोष के वजह से होगा, ये पॉसिबल इस प्रकार का नहीं है। नच तदपि दोषजम दोषाणां तृणादिभिः असंबद्धात् असंबद्धस्य च भावस्य कारणेन अदृष्टत्वात्। और जो असंबद्ध है भाव वो कारण रूप से दिखाई नहीं देता। असंबद्धस्य च भावस्य कारणत्वेन अदृष्टत्वात्। परंपरया च संबंध कल्पनया अति प्रसंगा सर्वं सर्वस्य कारणस्य। और अगर हम परंपरा से मानेंगे कि संबंध कल्पना करेंगे कि
ये दोष उसके शरीर में निर्माण हुआ है और इसलिए वो अदृष्ट के जरिए वो तृण वहां से निकल कर उसके अन्न में आ रहा है, वो केश बाल जो है वो अन्न में आ रहे हैं इस प्रकार से। तो संबंध कल्पनया अति प्रसंग हो जाएगा। सर्वम सर्वस्य कारणम स्यात्, तो सभी चीजें सभी का कारण हो जाएगी। एक जो नियत उसमें कार्य कारण भाव रहता है वो नहीं रहेगा, ऐसा कहना है। तो ये कॉमन लॉजिक है कि किस चीज से किस चीज का संबंध है और ये कारण है, ये कार्य है, ये स्पष्ट रूप से केशसन्निपात हे शरीराच्या आश्रयाने दिसणारे लक्षण नसून घडणारी घटना आहे। ये तो सही है। इसीलिए ये जिक्र कर रहे हैं कि दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम, इसके ऊपर उसका आक्षेप है। दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम, ये हमारे हिसाब में सत्कार्यवाद और आरंभवाद को स्पष्ट करने वाला इस प्रकार का कारण है। तो चाहे ये इस प्रकार के जो अपवादात्मक लक्षण है वो दोषजनित है नहीं, इसमें संदेह नहीं है, दोषजनित नहीं है, लेकिन बहुत सारे लक्षण दोषजनित है और थोड़े कुछ अदृष्ट से निर्माण होने वाले इस प्रकार के हैं, तो इसमें क्षति ज्यादा नहीं आएगी इस प्रकार से। लेकिन इनको जो लक्षण करवाना है वो 100% अच्छा ही लक्षण करवाना है, परफेक्ट करना है कि उसमें कोई क्षति इस प्रकार की न हो। तो अव्याप्त इस प्रकार का अगर दोष होता है तो ये दोष बताया जाता है लक्षण के लिए और उसको टालना है, इस प्रकार के दोषयुक्त लक्षण नहीं बनाने। तो उसने एक उदाहरण ढूंढ लिया कि दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम, ये जो बताया गया है ये राजयक्ष्मा में होने वाले पूर्व रूप में केश तृण केशादि पातश्च प्रायोन्न पानयो हो, ये जो बताया गया ये दोषजनित नहीं है। तो ये स्थान संशयन क्रोधा वाव्यादि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम, ये व्याख्या वहां पे अव्याप्त हो जाती है कि वो लागू नहीं होती इस प्रकार के पूर्व रूप को। तो अव्याप्ति दोष है तो वो नहीं करना है, तो ये छोड़ देनी चाहिए व्याख्या, ऐसा कहने का मतलब इस प्रकार का है। एतद् दोष परिजिहीर्षया एव परमकुशलेन वाग्भटेन अदृष्ट दोषज सर्वपूर्वरूप उपसंग्राहकं येन इति पदं निबद्धम् इति चरकेन उक्तं मत्वा तदीय पूर्वरूपलक्षणं माधवकरो लिखितवान्। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वाग्भट ने, परम कुशल इस प्रकार वाग्भट ने ये न इस शब्द का प्रयोग किया। प्रागरूपम ये न लक्ष्यते, यह सर्वनाम है तो उसमें सभी का अवरोध हो जाता। जो भी लक्षण निर्माण पूर्व रूप इस प्रकार का निर्माण होने वाला है वो चाहे दोषों से निर्माण होने वाला हो या अदृष्ट से निर्माण होने वाला हो या और किसी दूसरी चीज से निर्माण होने वाला इस प्रकार का, चाहे उसका पूर्व कर्म है उस व्यक्ति का, उसके जरिए निर्माण होने वाला इस प्रकार का, तो जो भी हो ये न उत्पित्सु अमय लक्ष्यते, उत्पन्न होने वाला रोग जिसके ज्ञात हो जाता है वो पूर्व रूप इस प्रकार का कहा जाता है। एतद् दोष परिजिहीर्षया एव, परिजिहीर्षा यानी कि वो त्यागने के हेतु, उसको टालने के हेतु परम कुशलेन वाग्भटेन अदृष्ट दोषज सर्व पूर्व रूप उपसंग्रह, अदृष्ट और दोषज और केवल अदृष्ट भी नहीं और भी कुछ उसमें हो सकते हैं, इस प्रकार के सर्व पूर्व रूपों का ग्रहण करने वाला उपसंग्राहकम येन इति पदं निबद्धम इति चरकेन उक्तम मत्वा, ऐसा
चरक में बताया है ऐसा मानकर तदीय पूर्व रूप लक्षणम एवं माधव करो लिखितवान। उसका जो पूर्व रूप का लक्षण है ये माधव कर ने लिख दिया। अब ये तो सुश्रुत में सूत्र आया है, माधव कर को परिचित नहीं था, ऐसी तो स्थिति नहीं है। फिर भी उसने सुश्रुत को टालकर वाग्भट का ही लक्षण चुन दिया, क्योंकि ये न शब्द जो बताया गया है वहां पे प्रयुक्त किया गया है वो समावेशक है। तो जो भी, चाहे दोष जनित हो, चाहे अव्यक्त जनित हो, चाहे और किसी दूसरी चीजों से जनित इस प्रकार का हो, किस किस जिस किसी भी कारण से पूर्व रूप उत्पन्न होने वाला है, उन सभी पूर्व रूपों को हमने यहाँ पे संग्रहित किया। वो सभी पूर्व रूप ये न शब्द से हमें प्राप्त हो जाएंगे, और ये लक्षण अव्याप्ति का जो दोष है वो इसमें से निकल जाएगा इस प्रकार से। तो चरकेन उक्तम मत्वा तदीय पूर्व रूप लक्षण माधव करो लिखितवान्। जनरली यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम ये व्याकरण में कहा जाता है कि पतंजलि की सूत्र, फिर उसके बाद कार्तिक वात्यायन, सॉरी कात्यायन की वार्तिक, और फिर पतंजलि का महाभाष्य। तो भाषा में परिवर्तन होते रहे, नए नए प्रयोग आने लगे, नए नए शब्द रूढ़ हो गए इस प्रकार से। तो उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते समाहुर वार्तिक। उक्तानुक्त दुरुक्त, ये वार्तिक के बारे में इस प्रकार का कहा गया। तो उसके बाद में भी इस प्रकार से परिवर्तन आए तो महाभाष्य में उसका जिक्र किया गया। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण, उत्तर उत्तर जो मुनि है उनका प्रामाण्य है, ऐसा व्याकरण में है। लेकिन आयुर्वेद के बारे में हम सोचेंगे तो यथा पूर्वम मुनि नाम प्रामाण्यम, ये ज्यादा अच्छा है। वास्तव में चरक और सुश्रुत प्राचीन है, उसके बाद वाग्भट है, उसके बाद बाकी ये जो लघुत्रयी वगैरह जो है बाद में। लेकिन जब कभी संदेह होता है तो हमें वाग्भट पर पहले भरोसा करना है, और उसमें भी पीछे जाकर अगर कुछ करना है तो चरक के बारे में सोचना। वृद्धि समान सर्वेशा विपरीत विपर्य, ये वाग्भट ने लिख दिया। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण ह्रासयति विशेष प्रवृत्ति भयस्य, ये चरक का सूत्र। तो अगर वाग्भट के सूत्र से हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल रही तो बेहतर ऑप्शन है चरक का सूत्र फॉलो करें। यथोत्तरम मुनिनाम यथा पूर्व मुनिनाम प्रामाण्यम, ये आयुर्वेद के बारे में लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर भी यहाँ चरक को या सुश्रुत को छोड़कर वाग्भट ने ये न इस शब्द का प्रयोग किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है, ये उसका चातुर्य है। और माधवकर ने ये देख लिया, अरे ये सब अगर स्थान संशयन क्रोधाम अविवादित प्रबोधकम ये लक्षण ले लेंगे तो अव्याप्त हो जाएगा, तो फिर बेटर ऑप्शन है कि वाग्भट ने अच्छा लक्षण लिखा है तो वही उसी को ले लेते हैं। और वाग्भट ने भी ये चरक ने सोचा होगा इस प्रकार से, ऐसा करके वाग्भट ने ये लिखा है। पण क्रम कसा मग माधवकर नंतर है ना, चरक आणि सुश्रुत हे आधी है। अभी ये नहीं बता सकते कि चरक पहले है सुश्रुत पहले है, दोनों में एक दूसरे के बारे में निर्देश मिलते हैं। तो संभवतः ये परंपरा पैरेलली चलती आ रही हो। और तत्व प्रधानमंत्री अणामाधिकारा क्रियाविधौ, ये जो चरक बताते हैं कि ये शल्य तंत्र चिकित्सक का अधिकार इसमें है वगैरह वगैरह, तो उसको बड़ी भांति ध्यान में लेना है, ये इसमें अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि माधवकर बहुत चतुर है। उसने वाग्भट की निपुणता को जाना और सुश्रुत का वचन छोड़ के वाग्भट का वचन ले लिया अपने ग्रंथ में, ऐसा ये कहना है थोड़ा सा। संक्षेपतस्तु लक्षणम भावि व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम।
अब निर्दोष लक्षण क्या है? इन सभी लक्षणों में दोष दिखाए तो निर्दोष लक्षण क्या है? भावी व्याधि बोधकम एव लिंगम पूर्व। भावी व्याधि का ज्ञान कर देने वाला ही लक्षण पूर्व रूप इस प्रकार का है। एव कारण निदान उपशयेव संप्राप्तिश्च दोषित कर्तव्यता रूपायाः व्यवच्छेदः तेषां तज्जातीयानाम् उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधिभूतकत्वात्। तो सिर्फ वही लक्षण जो भावी व्याधि का ही ज्ञान करके देता है वही पूर्व रूप है। अब ये कहने से क्या हुआ कि निदान उपशय संप्राप्ति जो दोषित कर्तव्यता रूप इस प्रकार की है, इन सभी का व्यवच्छेद हो गया। तेषां तज्जातीयानां उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधिबोधकत्वात्। तो उनके जरिए जो व्याधि का ज्ञान होता है, उत्पन्न व्याधि का भी होता है, अनुत्पन्न व्याधि का भी होता है। अब जिस अवस्था में आप इनकी जानकारी प्रयुक्त करोगे, उसके आधार पर उससे ज्ञान व्याधि का होगा। तथा ही निदान मृद्भक्षण रूपम भावी पांडुरोगम अनुपशय रूपम च वर्तमान विशिष्ट व्याधि बोधयति। हम सभी का स्पष्ट करते हैं कि निदान मृद्भक्षण ये जो है कारण भावी पांडुरोगम, वो अगर अभी पांडु निर्माण नहीं हुआ है लेकिन आदमी मृद्भक्षण कर रहा है, तो ये आगे निर्माण होने वाला जो पांडु है उसके बारे में बताता है। और अगर पांडुरंग निर्माण होने के बाद इस कारण का पता चला तो भावी पांडुरंग मानव वर्तमान विशिष्ट व्याधि से बोधे अनुपशय रूपंच। मृद्भक्षण करने से अगर अनुपशय इस प्रकार का हो रहा है तो ये वर्तमान व्याधि है। तो फर्क क्या है मृद्भक्षण से? व्याधि निर्माण होने से पहले भी व्याधि का ज्ञान होगा और व्याधि निर्माण होने पर भी होगा। केवल पहले ही व्याधि का ज्ञान जो करने वाला है वो पूर्व रूप है, वर्तमान व्याधि का ज्ञान कर देने वाला तो रूप है। तो भावी व्याधि बोधकम एव, इस एव शब्द से केवल जो भविष्य व्याधि है उसकी के बारे में ज्ञान कर देने वाला ये पूर्व रूप इस प्रकार का होगा। उपशय की पूर्व रूपावस्था प्रयुक्त भविष्य विशिष्ट भावी विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। रूपावस्था प्रयुक्त वर्तमान विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। उपशय भी जो है वो पूर्व रूपावस्था में अगर प्रयुक्त है तो भावी विशिष्ट व्याधि का ज्ञान करके देता है। और अगर रूपावस्था प्रयुक्त है तो वर्तमान विशिष्ट व्याधि का ज्ञान करके देता है। संप्राप्तिश्च पूर्वरूपस्य मध्याह्नाद उत्पत्ति प्रकोपाभ्यां भविष्यत् विशिष्ट व्याधि रूपस्य च मध्याह्न प्रकोपादिना वर्तमान विशिष्ट व्याधि ज्ञापयति। संप्राप्ति भी इसी प्रकार से रोग उत्पन्न होने से पूर्व या रोग उत्पन्न होने के बाद व्याधि का ज्ञान करा के देती है। पूर्वरूप जैसे केवल उत्पन्न होने वाले व्याधि का ही ज्ञान कराती है ऐसा नहीं है, पूर्व रूपावस्था में भी ज्ञान करा देती है और रूपावस्था में भी ज्ञान करा देती है। ये तीनों निदान उपशय और संप्राप्ति, इसलिए उनसे व्यवच्छेद हो जाएगा एव इस शब्द से। ननु यदा पूर्वरूप विशेषं स्मृत्वा उत्पन्न व्याधिर् विशेषावधारणं तदा पूर्वरूपमपि वर्तमान व्याधिबोधकम् यथोक्तं रक्तपित्त प्रमेह रूप संदेहे चर्केण आरिद्र वर्णं रुधिरं च नूतं विना प्रमेहस्य पूर्वरूपैः इत्यादि। तो अभी एक दूसरी शंका यहाँ पे उपस्थित की गई है कि पूर्व रूप बाद में जाना गया और फिर उससे व्याधि का ज्ञान हुआ। तो ये पूर्व रूप तो बाद में जाना गया है, ये रूपावस्था में व्याधि का ज्ञान करके दे रहा है। तो केवल पूर्व रूपावस्था में ही जो व्याधि का ज्ञान करने वाला है उसको
जो भविष्य व्याधि का ही ज्ञान करने वाला है उसी को पूर्व रूप कहेंगे। इसमें क्षति हो जाएगी। ये पूर्व रूप जो है वो व्याधि निर्माण होने के बाद भी उसका ज्ञान करा देता है। तो ये अतिव्याप्त इस प्रकार का लक्षण हो जाएगा। इसलिए ये टेढ़ा उदाहरण उन्होंने ढूंढ के निकाला है इस प्रकार से। पूर्व रूप विशेषम स्मृत्वा, कि पूर्व रूप विशेष का स्मरण करने से उत्पन्न व्याधि विशेषावधारण, उत्पन्न हुआ जो व्याधि है उसके बारे में विशेष इस प्रकार का निश्चय होता है। विशेष अवधारणम इस प्रकार से। तथा पूर्व रूपम की वर्तमान व्याधि बोधकम, तो पूर्व रूप भी वर्तमान व्याधि का ज्ञान करने इस प्रकार का ज्ञान करते रहने। तो पूर्व रूप से वर्तमान व्याधि का ज्ञान हो गया तो आपका जो लक्षण है पूर्व रूप भावी व्याधि बोधकम एव लिंगम पूर्व रूपम, उसको क्षति पहुंच गई, अतिव्याप्त हो गया लक्षण, वर्तमान व्याधि का भी ज्ञान कर दे रहा है इस प्रकार से। तो यथोक्तम रक्तपित्त प्रमेह रूप संदेह चरके, उसके लिए रक्तपित्त प्रमेह इसके बारे में चरकाचार्य ने बताया है कि हारिद्र वर्णम रुद्रम च मूत्रम बिना प्रमेय से पूर्व रूपी यो मूत्रे तन्न वदेत प्रमेह रक्त से सब प्रकोपा, कि हारिद्र वर्ण या रुधिर वर्ण मूत्र प्रमेह के पूर्व रूपों के बिना अगर दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए कि रक्तपित्त है, पूर्व प्रमेह नहीं है। तो यहाँ पे पूर्व रूप के आधार पर रक्तपित्त और प्रमेह में व्यवच्छेद इस प्रकार का किया जाता है और ये बाद में होने वाली चीज है। उत्पन्न व्याधि हारिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेय से पूर्व रूप ही, ये पहले हो चुका है लक्षण। अब बाद में इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए ये प्रमेह है रक्तपित्त है इसके बारे में बहस की जा रही है। तो ये केवल पूर्व रूपावस्था में ज्ञान करने वाला नहीं है, रूपावस्था में भी इससे ज्ञान होता है। क्षणिपात है शारीर से आश्रयाने दिसणारे केशनिपात, गुण म्हणजे लाकूड कोरणारा किडा, हा बरोबर, गिरवांड गुणकेशादि, तो गुण ये कीटक है। मुझे भी अभी याद आया क्योंकि मैंने अर्थ देखा था लेकिन बाद में भूल गया। तो लकड़ी उसमें वो घुसता है और लकड़ी खा जाता है, तो ये एक कीटक है और उसका भी निपात गुण केशादि निपात अन्न में हो सकता है, ये एक रहेगा। अत्र उच्यते किं व्याधिजन्मना पूर्वरूपम गृहीतम नवा, तो उसने सवाल पूछा है कि व्याधि जन्म होने से पहले पूर्व रूप का ग्रहण हुआ या नहीं हुआ। आद्य भविष्य भावी व्याधि बोधकत्व में अगर उसको हमने पूर्व रूप के जरिए मान दिया है तो वो भावी व्याधि का ही ज्ञान करने वाला है। द्वितीय स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात् अनुभवाभावात्, अगर उस समय में ये स्वीकार नहीं किया है, जाना नहीं है, तो फिर उसका स्मरण होने का भी कोई संभव नहीं है। अनुभव अगर उस प्रकार का नहीं है कि मैंने इस प्रकार का गुण वल्लभ ही जाति विषय, लेकिन इसका मतलब ये रहेगा कि इस प्रकार के कीटकों को वो आकर्षित करती है अतिविषा जो, और अतिविषा काफी खराब हो जाती है। तो गुणवल्लभ इसके लिए वो उसको दे दिया है पर्याय। गुण एक कीटक है और उस कीटक को अतिविषा आकृष्ट करती है, ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की है। द्वितीय स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात्,
दूसरा जो है कि अगर हमने उसको जाना नहीं, समझा नहीं, तो स्मरण कहाँ से होगा? अनुभव ही नहीं है तो स्मरण होने का कोई चांस ही नहीं है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु इस प्रकार की जो है वो अनुभव से उत्पन्न होने वाला स्मरण है। अगर अनुभव ही नहीं है तो स्मरण कहाँ से आएगा? इस प्रकार से अत्र उच्यते, हाँ, अथ उच्यते पूर्वरूपं दन्तादीनां मलाढ्यत्वादि रूपं स्वरूपेण अनुभूतमेव, किन्तु प्रमेयः पूर्वरूपतया न प्रतिभाति। उत्पन्ने तु व्याधौ तत्स्मृतं प्रमेय विशेषम अवधारयेत्। कि दंतादीनां मलाढ्यत्व वगैरह जो रूप है, पूर्व रूप है, ये स्वरूपेण अनुभूतम, उसका अनुभव लिया, किंतु ये प्रमेय का पूर्व रूप है इस प्रकार से पता नहीं चला। उत्पन्ने तु व्याधौ तत्स्मृतम, अब व्याधि उत्पन्न होने के बाद उसकी स्मृति हो गई और फिर अरे ये तो प्रमेय है, इस प्रकार का ज्ञान इस प्रकार का हो गया। एवं तर्हि पूर्वरूप स्मरणं कारणं न तु पूर्वरूपम रूपावस्थायां तस्य व्यपगतत्वात्। तो फिर पूर्व रूप का स्मरण कारण है ज्ञान का, पूर्व रूप नहीं है। रूपावस्था में तस्य व्यपगतत्वात्, क्योंकि रूपावस्था में ये पूर्व नहीं रहा है इस प्रकार से। स्मरणं न प्रमाणमिति चेत् सत्यं, किंतु पूर्वानुभव जनित संस्कारोपस्थित स्मरण सहकृतं पूर्व रूपं व्याधि विशेष बोधकं न तो केवलं स्मरणं। यथा संस्कारोपस्थापित स्मरण सहकृतं चक्षु प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्था विशिष्ट घटावबोधकं सोऽयं घटः इति। एवं स्मरणवद आप्तोपदेशेऽपि वाच्यं तस्य च लिङ्गपदेन व्यदासः भाविपदेन रूपस्य लिङ्गपदेन चक्षुरादयः तस्य घटज्ञानादि साधारणत्वेन अलिङ्गत्वात्। तो ये थोड़ा घाट सेक्शन है। तब इसके बारे में बहस करेंगे। तो ये मधुकोश टीका का सामर्थ्य है कि एक अच्छी चर्चा इन्होंने यहाँ पे रखी है, उसका बुद्धि कौशल्य डेफिनेटली बेहतर है, उसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए ये टीका बहुत प्रचलन में आ गई। तो किस ढंग से उन्होंने योग्य लक्षण करने की कोशिश की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इस प्रकार की बात है, आगे देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यश्चाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनर्मिलिष्यामः। This conference will now be recorded.